नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमएसटी सीईटी का जो 11 स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका थ्योरी पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और उसके एमसीक्यूज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसका जो वीडियो का लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप देख लीजिए। अगर आपने यूट्यूब का चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना टेलीग्राम का चैनल है जिसके ऊपर ये पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करने वाला हूँ, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। उसका नाम है वैभव सर्स केमिस्ट्री, आप सर्च भी कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन आप हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो आप सभी को पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो एटम से बनते हैं, और एटम जो है ये इसको बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। पर उसके अंदर भी हमेशा तीन चीजें रहती है जिनको बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये कौन से पार्टिकल्स है? सबसे पहला जो पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, सेकेंड पार्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन, और थर्ड पार्टिकल जो रहता है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। अब ये जो तीनों पार्टिकल्स है इनकी डिस्कवरीज किसने की है? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी सर जे जे थॉमसन ने। ओके, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए गए थे। और थर्ड न्यूट्रॉन, अभी तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रुदरफोर्ड ने ही किया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पर उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च जो किया है वो जेम्स चैडविक ने किया है। इसके लिए उसको इसका इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जेम्स चैडविक को। ओके, पर रुदरफोर्ड ने ही न्यूट्रॉन खोजा था। तो ये रहे सब एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है एटॉमिक नंबर। ओके, तो आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो अरेंज किए हुए हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है? बहुत ही सिंपल है। एटॉमिक नंबर को सबसे पहले तो डिनोट किया जाता है जेड सिंबल से, कैपिटल जेड। और कोई भी एटम अगर होगा उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो नंबर रहता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास नंबर। अब देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास निग्लिजिबल रहता है, तो उसे निग्लेक्ट किया जाता है। तो जब भी किसी एटम का मास हमें निकालना है तो उसके लिए हमको दो चीजों का एडिशन करना पड़ता है, एक तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो एटॉमिक मास नंबर को डिनोट किया जाता है बाय सिंबल कैपिटल ए, जो कि होता है एडिशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को आपने ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी क्या? जो न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं, सो वी आर इंडियंस। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। ओके, सो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको ही बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे इक्वल टू जेड आएगा प्लस एन, एन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो इस फॉर्मूला से आप किसी भी एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज आइसोटोप। अब ये आइसोटोप क्या होता है? सिंपल है, आइसोटोप यानी क्या? एलिमेंट एक ही रहेगा। ओके, एलिमेंट एक रहेगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक रहेगा, पर उसका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहेगा। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पहले हम देखते हैं आइसोटोप क्या होता है। एटॉमिक स्पेसिस ऑफ एन एलिमेंट possessing सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप्स है,
सो इसका एटॉमिक नंबर सेम है 666। इसका मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है 12, 13, 14। सो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स है उनका नंबर अलग अलग है। अब न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर आपको डिफरेंस करना है। ओके, दोनों का डिफरेंस। सो 12 माइनस 6, इस आइसोटोप में कार्बन के कितने न्यूट्रॉन रहेंगे, 6 रहेंगे। यहाँ पे 13 माइनस 6, यहाँ पे रहेंगे 7 और यहाँ पे 14 माइनस 6, यहाँ पे रहेंगे 8। सो दैट इज नथिंग बट आइसोटोप। अगली बारी आती है आइसोबार्स की। अब आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं। तो एलिमेंट अगर डिफरेंट रहेगा तो एक बात तो जाहिर है कि उसका एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं रहेगा, पर उसका जो एटॉमिक मास नंबर है यहाँ पे, वो अगर सेम पाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोबार। आइसो का मतलब है सेम, बार का मतलब है वेट। ओके, तो यहाँ पे जो मास रहेगा या वेट रहेगा, ओके, वो सेम रहेगा। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर हर एक का डिफरेंट है। जैसे दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। एक कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर 14 है, और नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास नंबर 14। तो ये 14 14 जो है ये दोनों का सेम है। ओके, नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स। अब ये आइसोटोन्स जो है, यहाँ पे एलिमेंट तो डिफरेंट रहेंगे ही रहेंगे, इनका एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं रहेगा और एटॉमिक मास नंबर भी सेम नहीं रहेगा। तो सेम क्या रहता है? ओके, तो यहाँ पे इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इन देयर न्यूक्लाई, वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, सो डिफाइन करते हैं हम आइसोटोन्स को। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लाई। ओके, न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है बोरॉन और कार्बन का, इसका एटॉमिक नंबर है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ओके, 11 एटॉमिक मास नंबर बोरॉन का और 12 एटॉमिक मास नंबर कार्बन का। अब यहाँ पे कोई कुछ भी सेम नहीं है, पर एक चीज यहाँ पे सेम है। 11 माइनस 5 आप करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और 12 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे, यानी 6। सो न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम आइसोटोन्स। तो ये रहा आइसोटोन्स के बारे में। अब थोड़ा सा आगे हम जाते हैं कि रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आप सबको उसके बारे में पता ही होगा, आपने 9 12 में उसके बारे में पता है, पढ़ा है 8 9 10 में। ओके, तो उसने क्या किया था रुदरफोर्ड ने, कि एक गोल्ड फॉइल लिया था। ओके, गोल्ड फॉइल, और इस गोल्ड फॉइल पे रेडियो एक्टिव सोर्स जो रहता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके, उसमें था बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। तो इसने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बीम जो है वो फोकस किया था। ओके, और इस गोल्ड फॉइल के आजू बाजू में एक डिटेक्टर लगाया था। तो उसमें उसने बहुत सी चीजें पाई। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, कुछ जाके रिटर्न आ गए, और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। ओके, तो उसके ऊपर से उसने डिस्कवरी किया फिर अलग अलग चीजों का, और सबसे उसका जो मॉडल था उसको बोलते हैं हम रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। वो आपने पहले पढ़ा है, वो अभी सिलेबस में हमको नहीं है। पर ये जो रुदरफोर्ड है, इसके मॉडल में, रुदरफोर्ड के मॉडल में कुछ खामियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो वो जो ड्रॉबैक्स है वो आपको सिलेबस में है। तो इसमें ड्रॉबैक नंबर 1 ये है कि ये सेंटर में उसने बताया था कि एक मैसिव पार्टिकल रहता है, जिसको हम बोलते हैं, मैसिव चीज रहती है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं जैसे कि प्रोटॉन्स। ओके, और इसके आजू बाजू में ऑर्बिट्स रहते हैं, और ऑर्बिट्स में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आजू बाजू में। ओके, तो ये जो मोशन है, ये मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन। और जो भी मॉडर्न थेरीज थी उनके हिसाब से जब भी कोई एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है इस ऑर्बिट में, इसकी एनर्जी कम कम होते जाएगी, और ये धीरे 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 धीरे
इस न्यूक्लियस के अंदर गिरता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप एनिमेशन देख रहे हैं, ओके, कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल शेप में आएगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो न्यूक्लियस है, जो एटम है, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। ओके, तो ये है सबसे बड़ा ड्रॉबैक। इसके ऊपर रुदरफोर्ड ने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ओके, सो रुदरफोर्ड्स मॉडल, दिस मॉडल हैज एन इंट्रिंसिक इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम, हाउएवर रियल एटम्स आर स्टेबल। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन जहां पे भी है वो वहां पे ही घूमता रहता है, भले ही वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो इसके ऊपर उसने, रुदरफोर्ड ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। सेकेंड हम देखते हैं। अब देखिए, कोई भी एटम अगर आप देखोगे तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं और ऑर्बिट्स रहते हैं, और ऑर्बिट्स में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। पर किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसके बारे में रुदरफोर्ड बता नहीं पाया। ओके, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है, आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 रहते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 8 रहते हैं, ओके, मैक्सिमम। थर्ड ऑर्बिट में 18 रह सकते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं हो पाते। ओके, तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में उसने कुछ भी बताया नहीं। It does not describe the distribution of electrons around the nucleus and their energies। और हर एक ऑर्बिट को एक एनर्जी रहती है, जिसके बारे में फिर बाद में एक साइंटिस्ट ने बताया जिसका नाम था नील्स बोर। ओके, तो उसका मॉडल जो है वो फेमस मॉडल है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। ओके, सो नेक्स्ट मॉडल जो है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, नील्स बोर ने 1913 में इस मॉडल को लॉन्च किया था और उसने 3 चीजों का यहाँ पे सहारा लिया। सबसे पहला था क्वांटम थ्योरी, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स, मैक्स प्लैंक ने जिसको इन्वेंट किया था। सेकंड था वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, जो भी रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोनों चीजों की तरह बिहेव करता है, एज ए पार्टिकल और एज ए वेव। उसका उसने रिसर्च किया था, उसका हेल्प लिया था। और थर्ड चीज उसने फोकस किया था, ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ये बेसिकली हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड रहता है और द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन जो रहता है, ओके, इसके इस पे जब हम फोकस करेंगे, ओके, लाइट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ओके, तो उसके बाद उससे कुछ एनर्जी निकलती है जिसको बोलते हैं हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, तो उसका भी यहाँ पे बोर ने स्टडी किया और उसके ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए जिसको हम बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट। सो वन बाय वन हम पोस्टुलेट देखेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट उसने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आजू बाजू में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इन्हें फिक्स सर्कुलर पाथ और फिक्स सर्कुलर रेडियस, ओके, इनका रेडियस फिक्स होता है और इनका एनर्जी लेवल भी फिक्स होता है। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। ओके, और उसने हर एक ऑर्बिट को अपने हिसाब से एक नाम दे दिया। फर्स्ट ऑर्बिट को उसने बोला के, सेकेंड ऑर्बिट को बोला एल, थर्ड ऑर्बिट को एम, एन एंड सो ऑन। ओके, और सेंटर में था पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 1। सेकेंड पोस्टुलेट उसने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ये बार बार ऑर्बिट बदलेगा नहीं। पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, ओके, समझो ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ओके, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में जाता है, यानी कि वो वहां पे जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तो उसमें से एक एनर्जी बाहर निकलेगी। ओके, और वो एनर्जी रहेगी इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, सो इलेक्ट्रॉन विल मूव from lower energy state to a higher stationary state when energy is absorbed by the electron। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है और उसको हायर एनर्जी लेवल में जाना है, तो कहीं से तो भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा
और वो ऊपर की स्टेट में चला जाएगा, और एंड वाइस वर्सा यानी उल्टा भी ट्रू है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, और सेकेंड ऑर्बिट से उसको फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, तो उसको एनर्जी ये रिलीज करना पड़ेगा। ओके, और ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है ये आगे के पोस्टुलेट में उसने बताया। ओके, तो ये हो गया पोस्टुलेट नंबर सेकेंड। पोस्टुलेट नंबर थ्री देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ओके, तो इनका जो एनर्जी लेवल होता है इनमें डिफरेंस रहता है, और उस डिफरेंस को उसने नाम दिया डेल्टा ई। ओके, डिफरेंस इन एनर्जी। दो ऑर्बिट जो है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस रहेगा, और उसका जो फॉर्मूला है वो उसने बताया कि जो भी रेडिएशन निकलेगा या फिर एब्जॉर्ब होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाता है, तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ओके, तो जब भी ये चीज होगी तो ये जो एनर्जी है, ओके, दो ऑर्बिट के बीच में ये कितनी रहेगी, तो उसने फॉर्मूला बताया डेल्टा इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। अब ये न्यू जो होता है, दिस न्यू ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब or emitted when transition occurs differ in energy by nu is equal to delta E upon h। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये h क्या है, तो h को बोलते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ओके, ये हो गया पोस्टुलेट नंबर थर्ड। और पोस्टुलेट नंबर फोर, इलेक्ट्रॉन जो है ये हमें पता है कि ये ऑर्बिट में घूमते रहता है, और ये जो ऑर्बिट, ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, ये सर्कुलर मोशन है, और जो भी चीज मोशन में रहेगी उसको मोमेंटम रहता है। अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी तो उसको लीनियर मोमेंटम रहता है, कोई अगर घूम रही होगी सर्कुलर ऑर्बिट में, या आपने फिजिक्स में देखा होगा, तो उसको एंगुलर मोमेंटम रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसका एक पर्टिकुलर मोमेंटम रहता है, एंगुलर मोमेंटम, और वही वो घूम पाता है, यानी उसको वही परमिशन रहती है घूमने की। तो उसका जो फॉर्मूला है वो बोर्स ने बताया कि उसका फॉर्मूला रहता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अब ये एम क्या है, ये ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी यानी लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर यानी रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, उसका भी फॉर्मूला रहता है स्पेशली, एन यानी इट इज नथिंग बट ये एक इंटीजर है, इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स उसको बोल सकते हैं, या फिर नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो। और एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 पाई तो आपको पता ही है इट इज कांस्टेंट। सो पोस्टुलेट नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। okay, so that is the postulate number 4। तो ये सारे postulate आपको यहाँ पे याद रखने हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। अब कैसा है कि हर एक चीज जो इन्वेंट होती है उसमें कुछ खामियां होती है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो इसमें भी कुछ डीमेरिट्स थे। ओके, और इसको फिर किसने करेक्ट किया, तो दो लोगों ने करेक्ट किया, तो ये ठीक है। ये दो लोग थे, एक का नाम था डी ब्रॉगली और दूसरे का नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। ओके, इन दोनों ने इनकी थ्योरीज यहाँ पे पुट की और उन्होंने कुछ चीजें यहाँ पे बताई, ओके, जो बोर्स ने नहीं बताई थी। सबसे पहले हम देखते हैं डी ब्रॉगली ने क्या कहा। तो डी ब्रॉगली का बोलना ऐसा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये बोर ने बोला था कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। ओके, तो डी ब्रॉगली का मानना ऐसा था कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमता है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका एक पर्टिकुलर रेडियस भी है, पर इसका नेचर ये ड्यूअल नेचर है। अब ड्यूअल क्या, आप ड्यूअल सिम का फोन यूज करते हैं, ड्यूअल यानी दो। ओके, ये दो चीजों की तरह बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, पता है, पर वो बिहेव कर रहा है तब एज अ पार्टिकल, पर
ये घूमते घूमते ऐसा भी जा रहा है, यानी ऊपर नीचे भी हो रहा है, ओके, लाइक अ वेव। तो डी ब्रॉगली ने ये बताया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका नेचर जो है ये ड्यूअल नेचर है, और उसकी वजह से उसको मोमेंटम भी है, ओके, क्योंकि वो एक पार्टिकल है, और वेव जो है वेव को होता है वेवलेंथ। इन दोनों में उसने एक रिलेशन बताया, ओके। तो रिलेशन हम देखते हैं। सबसे पहले डी ब्रॉगली का बोलना क्या था वो हम देखते हैं। मैटर शुड एग्जिबिट ए ड्यूअल बिहेवियर दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव। ये किसका बोलना था? डी ब्रॉगली का। अब इसके ऊपर से उसने एक फॉर्मूला वहां पे बताया कि इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम पी, पी बोलते हैं हम उसको, ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल को रहता है, एज वेल एज वेवलेंथ लैम्बडा, ए प्रॉपर्टी ऑफ वेव, जो वेव की प्रॉपर्टी है। और इसमें रिलेशन ये बताया कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी जो रहता है, इस पी का फॉर्मूला है, ये जो मोमेंटम है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ओके। सो ऑब्वियसली एच ये रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, पी रहेगा मोमेंटम, लैम्बडा रहेगा वेवलेंथ, एम यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी यानी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये हुआ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली के बाद में वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल बताया जो कि नील्स बोर ने नहीं बताया था, ओके। तो हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था वो कौन सा प्रिंसिपल था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं, ओके। और हाइजेनबर्ग का बोलना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ओके, उसकी दो चीजें कौन सी, पहली चीज उसने बोला कि एग्जैक्ट पोजीशन, ओके, और दूसरी चीज यानी एग्जैक्ट मोमेंटम, जिसको वेलोसिटी से हम रिलेट कर सकते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की दो चीजें एक ही टाइम पे यानी साइमल्टेनियसली निकालना इम्पॉसिबल है, जो एग्जैक्ट पोजीशन और दूसरी चीज यानी एग्जैक्ट मोमेंटम। ये दोनों चीजें हमें एक साथ नहीं मिल पाती है। अगर पोजीशन मिल गई तो मोमेंटम आप नहीं निकाल पाते, और निकाला भी तो वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा। और अगर आपको मोमेंटम मिल भी गया तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताना मुश्किल है, ओके। और उसके ऊपर से एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है मैथमेटिकली, डेल्टा एक्स यानी पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स यानी ये रहेगा चेंज इन मोमेंटम, ओके। तो अगर इनका प्रोडक्ट ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगा, h अपॉन 4 पाई, यानी जो प्रोडक्ट है ये हमेशा एक तो ग्रेटर रहेगा या तो फिर इक्वल रहेगा किस चीज, 4 अपॉन 4 पाई। यहाँ पे जो h है इसको बोलते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट। सो दैट इज नथिंग बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थोड़ा सा आगे जाते हैं हम इसमें। अब रुदरफोर्ड हो गया, उसके बाद में नील्स बोर, उसके बाद में डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग, इन सभी ने कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की, ओके। पर इसके बाद में एक नई ब्रांच यहाँ पे आई जिसको बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें रिसर्च करने वाले जो भी साइंटिस्ट थे, उसमें एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्क्रोडिंजर। और स्क्रोडिंजर का एक इक्वेशन फेमस हुआ था, और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन जब निकाला तब वहां पे दो तीन चीजें पता चली, और उसमें से कुछ नंबर्स निकल के आ गए। वो नंबर को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, ओके। तो ये क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वांटम नंबर होता क्या है, ओके। तो देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन आप लीजिए, कोई भी एटम का, ओके, ये जो क्वांटम नंबर है, टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन का स्टेट क्या है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, और उसका लोकेशन, और वो कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो सारी चीजें, होल थिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पूरा लेखा जोगा, ओके, ये हमें क्वांटम नंबर से मिल जाता है, ओके। सो क्वांटम नंबर क्या है?
क्वांटम नंबर्स विच आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में स्टेट के बारे में हमको पता चलता है, विच स्पेसिफाई द एनर्जी एसोसिएटेड, उसका एनर्जी लेवल क्या है, विथ इट्स लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस, और उसका न्यूक्लियस के अराउंड लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें हमको वहां पे पता चलती है। अब कौन से क्वांटम नंबर है? सो देयर आर 4 क्वांटम नंबर। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट कर किया जाता है बाय स्मॉल एन। सेकेंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको कभी कभी बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ये डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल एल। उसके बाद आता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, ये इसको डिनोट किया जाता है ml से। और लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है ms से, ओके। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स है और हर एक का काम ये अलग अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है n, इसकी वैल्यूज हमेशा होती है पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये नंबर क्या है बेसिकली? तो इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ शेल, ओके। जैसे कि बोर ने नंबर दिए थे, नाम दिए थे KLMN लाइकवाइज। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है उसका नाम था K, सेकेंड का नाम था L, थर्ड का था M एंड सो ऑन। तो N यानी क्या? ये होता है शेल का नंबर, ओके। अगर N 2 है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, ओके। अगर N का वैल्यू 5 है तो उससे बता सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है, ओके। सो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, इसको नाम दिया जाता है शेल को KLMN। और इसमें ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो कितने ऑर्बिटल्स अलाउड है? तो उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। जैसे कि फर्स्ट में एक ही ऑर्बिटल अलाउड है, सेकेंड में 4 ऑर्बिटल्स रह सकते हैं, थर्ड में 9 रह सकते हैं और फोर्थ में 16। सो फॉर्मूला है n स्क्वायर। साइज ऑफ द शेल इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब इसकी जो वैल्यूज है वो होल नंबर्स है। होल नंबर्स यानी क्या? होल नंबर स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। तो यहाँ पे इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड n-1, ओके। तो इसकी वैल्यूज हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाके खत्म हो जाएगी, ओके। और इसके ऊपर से हमको क्या पता चलता है कि इट डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में तो रहता है पर ये ऑर्बिटल में रहता है। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज बेसिकली a three-dimensional region of space where the probability or we can say possibility of finding an electron is maximum। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में रहता है। तो ऑर्बिटल के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स है, S P D और F। जैसे S का शेप होता है स्फेरिकल, P का शेप होता है डम्बल शेप, ओके, D का डबल डम्बल। सो इस तरीके से जो ऑर्बिटल का शेप है वो आपको इससे पता चलता है। अब इसका भी एक टेबल है, जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जैसे n का वैल्यू है 1, ओके, तो l का वैल्यू तब रहेगा 0। ध्यान में रखिए ये बात, ओके। और इसका सब शेल जो है ये एक ही ऑर्बिटल यहाँ पे रहेगा, ओके, और एक ही सब शेल रहेगा s, और s का शेप जो रहता है वो स्फेरिकल रहता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट यानी n का वैल्यू अभी 2 हो गया, तो परमिसिबल वैल्यू इसका रहेगा 0 1, यानी 2 नहीं रहेगा, 2 से एक कम रहेगा हमेशा। अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा, 0 और 1। और यहाँ पे देखिए 3 रहेगा तो 0 1 2, 4 रहेगा तो 0 1 2 3, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे एक ही सबशेल रहेगा S, यहाँ पे 2 हो सकते हैं S और P, यहाँ पे 3 हो सकते हैं S P D, और यहाँ पे 4 हो सकते हैं S P D F, ओके। तो नंबर ऑफ सबशेल भी ये आपको बताता है। कौन सा नंबर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसके बाद में आता है तीसरा क्वांटम नंबर, जो कि है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब ये जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ये किस चीज के बारे में हमें बताता है कि जो ऑर्बिटल है, ओके,
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ओके, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है, ये 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस में ओरिएंटेड रहता है, ओके। तो ये किस प्रकार से ओरिएंटेड रहता है, सो उसका जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं हम स्पेशियल ओरिएंटेशन, और उसके बारे में हमको यहाँ पे पता चलता है। सो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबशेल, ओके। और लास्ट यहाँ पे क्वांटम नंबर है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि डिनोट किया जाता है ms से, ओके। तो आपने क्रिकेट तो खेला होगा, तो जनरली क्रिकेट में दो टाइप के बॉलर रहते हैं, एक रहता है सीमर और एक रहता है स्पिनर। तो स्पिनर क्या करता है, बॉल को घुमाता है, ओके। तो ये जो घूमना रहता है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमते रहता है न्यूक्लियस के आजू बाजू में, पर वो खुद के एक्सिस के अबाउट भी घूमते रहता है। तो इसकी दो मोशन हो सकती है, एक तो रहती है क्लॉकवाइज और एक रहती है एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका स्पिन कौन से टाइप का है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इट स्पेसिफाइज द स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विच कैन बी आइदर +1/2, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। एक तो इसकी वैल्यू रहेगी +1/2 और रहेगी -1/2। प्लस कब रहेगी, जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज कब रहेगी, जब वो माइनस हाफ रहेगा उसका वैल्यू, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल क्वांटम नंबर्स। अब थोड़ा सा आगे हम जाके देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये हर एक ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन इनका हो जाता है। तो ये किस हिसाब से होता है, तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स आपको स्टडी करने हैं। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है औफ-बाउ प्रिंसिपल। अब बहुत लोगों को लगता है ये कि औफ-बाउ ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। तो औफ-बाउ ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। औफ-बाउ इज ए जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप, एंड इट मीन्स filling up of orbitals with electrons in the ground state of an atom, ओके। तो दो चीजें होती है, दो स्टेट्स होती है एटम की, एक होती है एक्साइटेड स्टेट, एक होती है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जब रहती है तब जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं ऑर्बिटल्स में, ओके, तो वो किस तरह से होते हैं और किस तरह से एक एटम बिल्डअप होते जाता है, तो इस प्रिंसिपल से हमको पता चलता है, ओके। तो इसका एक डायग्राम है, और ये डायग्राम आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बहुत इजी है डायग्राम निकालना। यहाँ पे 1s 2s 3s स्टार्ट करना है 7s तक, फिर 1s छोड़ देना है, 1p नहीं लिखना है आपको, 2p लिखना है, 2p 3p 4p अप टू 7p। 2 छोड़ देना है, 3d 4d 5d 6d, 3 छोड़ देना है, फिर 4f 5f 6f, और इसको इस तरह से जिगजैग मैनर में आपको लेके जाना है। यानी 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, 2s, 2s के बाद 3s नहीं आएगा तो 2p आएगा, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s एंड सो ऑन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है तो उसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। सो दैट इज औफ-बाउ प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या है वो आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आप ले लो, एक एटम ले लो, उसमें से कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आप ले लो रैंडमली, ओके। दोनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स निकालो। तो आपने को पता है कि 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स रहते हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस प्रिंसिपल का बोलना यह है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आप अगर लोगे, no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum number। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो चौथा क्वांटम नंबर 100% डिफरेंट होना चाहिए, ओके। सो दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई
द सेम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पर उसमें कंडीशन ऐसी है कि एक का स्पिन ये क्लॉकवाइज होना चाहिए और दूसरे का स्पिन ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. ओके, so only two electrons can occupy the same orbital and they must have opposite spins. Okay, so this is nothing but what Pauli's exclusion principle. Okay, अब थोड़ा सा आगे हम जाते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जो रूल है, इसको बोलते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब इसका स्टेटमेंट हम पहले देखेंगे. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each. अब ये मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको. तो यहाँ पे एक सबशेल हमको दिख रहा है. इसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स है, 1, 2 और 3. जनरली ये p ऑर्बिटल इस टाइप का रहता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं. ओके, तो इसने बोला, हंट्स ने, कि ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता. यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं तो हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन आएगा. समझो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमको यहाँ पे फिलअप करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा. यानी हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन पहले मिलेगा और वो एक एक मिलने के बाद में पेयरिंग होगा. यानी जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे इसके साथ में पेयर होगा, और अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसके साथ पेयर होगा, और सिक्स्थ रहेगा तो फिर इसके साथ पेयर होगा. तो ये इसको बोलते हैं हम हंट्स रूल. ठीक है, आगे देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. सो इसका टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है. यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ये टेबल आपको दिया हुआ रहेगा. यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, उसके बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन, और ये है कंडेंस. कंडेंस यानी इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है. तो बहुत ही सिंपल है. हाइड्रोजन का आएगा 1s1, हेलियम का आएगा 1s2. इसके बाद में आपको यहाँ पे एक एक ऑर्बिटल ऐड करते जाना है. जैसे 2s s ऑर्बिटल कोई भी रहो, 1s 2s 3s, उसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे. p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, d में मैक्सिमम 10 रहेंगे और f में 14 रहेंगे. आपको अगर ये रूल पता है और आपको अबव प्रिंसिपल पता है तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा. 2s के बाद में आता है 2p, फिर यहाँ पे आपको बढ़ाते जाना है 1 2 3 4 5 6. अब 6p में 6 होते हैं मैक्सिमम, तो इसके आगे आएगा 3s, इसमें 1 2. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब ये कैसा है कि ये जो यहाँ तक 1s2 जो है, ये 1s2 किस चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम. तो यहाँ पे हीलियम अपने को ब्रैकेट में लिखना है और उसके आगे ये वाला लिख देना है. ठीक है, 2s1. जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, अभी ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6. इसके बाद में आया 3s1. तो इस पूरे को हम लिखेंगे Ne यानी नियॉन स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसके आगे लिख देंगे 3s1. सो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? सोडियम. इसको बोलते हैं कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये शॉर्टकट में लिखा जाता है. आगे हम जाएंगे तो सेम वैसी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखेगी. ओके, और आखिरी का 13th नंबर तक, जिंक तक हम जाएंगे. अब देखिए इसमें पूछते क्या है आपको. इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो थोड़े से अलग है. कौन कौन है वो? एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर. तो इसमें अलग क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि दोनों में ऑर्बिटल्स जो है 4s, ये इनकम्प्लीटली फील्ड है, 4s1. और बाकी के अगर आप देखोगे यहां से चालू होता है. ओके, कैल्शियम से. अब पोटेशियम का तो 4s1 आएगा, पर जैसे आप कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं, सो स्कैंडियम, उसके बाद में टाइटेनियम, उसके बाद में वैनेडियम, ये क्रोमियम छोड़ दो, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर छोड़ दो, जिंक. तो यहाँ पे सब जगह 4s2 दिखाई देगा, पर सिर्फ कॉपर और क्रोमियम जो है इनमें 4s1 दिखाई देता है. ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए,
उसके बाद में अबव प्रिंसिपल यानी किस कौन से ऑर्बिटल के बाद में कौन सा ऑर्बिटल आएगा, जैसे 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d और फिर 4s। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हर एक ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, जैसे s का 2 है, p का 6 है, d का 10 है और f का 14 है। ये आपको पता होगा तो ये आप लिख सकते हो। ओके, सो ये रहा यहाँ तक। तो ये इसके ऊपर हम एमसीक्यू जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लाइव लेने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और थेरी पार्ट जो है वो पूरा क्लियर कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे तुरंत। ओके, कल। तो ये थेरी पार्ट आप स्टडी कर लीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।